जी, लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कोफैक्टर मेथड। ठीक है, कोफैक्टर मेथड के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्राइमरीली इन दो कॉन्सेप्ट से पेपर में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है या तो कोफैक्टर मेथड से क्वेश्चन आएगा या प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आएगा। अब देखो प्रॉपर्टीज क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर का, ठीक है, अगर आप इसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है, या आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, ये दोनों आप इसमें इक्वल आएंगे। ठीक है, देखो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के। ठीक है, लेकिन याद रखना डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट किस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए होता है, बताओ, कोई मुझे जवाब दो। डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट किस टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है? 3 by 3। 3 by 3। अच्छा, 3 by 3 के लिए तो करता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल नाम होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिसेस है उनके लिए डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मींस उसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम आप इसमें अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये कॉन्सेप्ट उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, देखो ये एग्जांपल गिवन है, ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैट्रिक्स ए है, ये उस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट लिया गया है। देखो डिटर्मिनेंट हम कैसे लेते हैं, सबसे पहले 1 बाहर, ठीक है, ये जिस रो और जिस कॉलम में आता है वो ख़त्म, जो रह जाता है वो आप लिखोगे ये इधर, फिर आप इसी 2x2 मैट्रिक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लेते हैं जिससे ये आएगा। सिमिलरली फिर इसकी बाद बारी होती है माइनस और साथ में ये 2, और ये जिस रो जिस कॉलम में आता है वो ख़त्म, बाकी लिखोगे 0 0 2 6, फिर इसको सिंप्लीफाई करोगे, फिर बारी होगी इस ज़ीरो की, बस ये इसको ज़ीरो बना देगा, ये टोटल ज़ीरो बन जाएगा। ये देखो इसकी जगह ज़ीरो आ गया। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जवाब आएगा +18। ये हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला है। ठीक है, अब ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ए का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो इसका मतलब ये है कि आप रोज और कॉलम को क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो। ठीक है, तो देखो इसका ट्रांसपोज आएगा 1 और ये 2 इधर के बजाय इधर आ जाएगा, 0 इधर के बजाय इधर आ जाएगा। देखो 1 2 0 रो कॉलम बन जाएंगे, 0 3 0 0 3 0 2 1 6 2 1 6, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो भी 18 आना चाहिए। वजह क्या है? बाय यूजिंग प्रॉपर्टी के ए डिटर्मिनेंट इक्वल होता है ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट के। ठीक है, ये सबको समझ आती है ये प्रॉपर्टी, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है ना? नो सर। अच्छा, अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, आप इसमें से किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर दो, किसी दो रोज को आप इसमें इंटरचेंज कर दो, या किसी भी आप दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो, तो उस पे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि आपके डिटर्मिनेंट में आप जब पहले आप इस बी का डिटर्मिनेंट निकालें तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा इस बी का, जब आप इसमें दो रोज को या दो कॉलम्स को आप इसमें जब इंटरचेंज करोगे तो उसमें माइनस टाइम का इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर बी आपके पास मैट्रिक्स है और आप बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, सपोज उससे जवाब एक्स आ गया, अब अगर आप इसी मैट्रिक्स बी में दो रोज को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, और उसको मैं नाम देता हूँ बी डैश का, तो फिर इस बी डैश का जो डिटर्मिनेंट है वो माइनस टाइम ऑफ एक्स आएगा। देखो यहाँ पर ये एग्जाम्पल गिवन है, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 0 0 2 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकालो, वो आया है हमारे पास 12। ठीक है, अब इसमें से वो क्या करते हैं, इसमें इन्होंने इंटरचेंज कर दिया है किसको, रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया है। रो 2 को इंटरचेंज कर दिया है किसके साथ, रो 3 के साथ। देखो इस मैट्रिक्स में ये वही मैट्रिक्स ए है, लेकिन रो 2
और रो 3 आप इसमें इंटरचेंज है, ठीक है। रो 3 जो है वो रो 2 बन गई, रो 2 जो है वो रो 3 बन गई। जब आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो -12 आना चाहिए। देखो इधर, समझ आ रही है यह बात सबको? हाँ जी बताओ। यस सर, आ रही है। तो देखो बाय प्रॉपर्टी वो लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि बी आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट में माइनस टाइम का चेंज आएगा जब आप उसमें किसी दो रोज या कॉलम को जब इंटरचेंज करोगे, ठीक है। ये हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई से दो रोज या कॉलम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अगर वो सेम आ गए तो उनका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आएगा 0 के। देखो ये एग्जांपल गिवन है, रो 2 और रो 3 सेम है आप इसमें, इसका मतलब ये है कि विदाउट इवैल्यूएशन ए डिटर्मिनेंट इक्वल आना चाहिए किसके? 0 के इक्वल। आप इसका डिटर्मिनेंट ये देखो कन्वेंशनल तरीके से निकालो तो वो इधर 0 आएगा, ठीक है। क्लियर है ये? अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 4 कहती है कि ये अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, आप किसी भी रो के साथ या किसी कॉलम के साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करो। सपोज आपने के मल्टीप्लाई कर दिया है रो 1 के साथ, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, फिर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर आप किसी भी चीज़ को इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते और इसका डिटर्मिनेंट आप निकालो, सपोज उसके डिटर्मिनेंट को आप नाम दे दो x। अब आपने क्या कर दिया? अब आपने इसी मैट्रिक्स ए में एक नंबर मल्टीप्लाई कर दिया किसी रो या कॉलम के साथ। देखो आपने सपोज ये कर दिया है रो 1 के साथ। अब इसके ए डिटर्मिनेंट पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो ये होगा कि इसका जो जवाब आएगा फिर वो आएगा k टाइम्स x। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, देखो ये आपके पास है मैट्रिक्स ए, ठीक है, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल है -17 के। अब ये लोग क्या करते हैं? अब ये लोग इसी मैट्रिक्स के रो 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 3 2 सेम, 1 3 2 सेम, 1 0 3 सेम, 1 0 3 सेम। रो 2 के साथ वो क्या मल्टीप्लाई करते हैं? रो 2 के साथ वो मल्टीप्लाई करते हैं 3 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 0 टाइम्स 0। तो इस ए का जो डिटर्मिनेंट है जो कि इक्वल आया है -17 में, उसमें इफेक्ट पड़ेगा 3 टाइम्स का। वजह क्या है? क्योंकि 3 हमने मल्टीप्लाई किया है R2 के साथ। तो जो भी नंबर आप ए के अंदर मल्टीप्लाई करोगे वो उसके डिटर्मिनेंट में डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो ए डिटर्मिनेंट इक्वल है -17 के। अब अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करता हूँ रो 2 के साथ तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 टाइम्स के साथ। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आएगा फिर -51 के। इस प्रॉपर्टी के सर साथ मेरे समझ नहीं आई, थोड़ी एग्जांपल्स के साथ समझाएं। देखो ये मैट्रिक्स गिवन है मैट्रिक्स ए, जिसके एलिमेंट है 1 3 2 2 1 0 1 0 3। इसका जो डिटर्मिनेंट आता है इस मैट्रिक्स ए का वो आता है -17। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। अब आप किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ तो वो नंबर इसके डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि सपोज इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रो 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये मैट्रिक्स बन गया 1 3 2 और रो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम्स 3, 3 0 टाइम्स 0, ये रो बन गई। अब जब आप बी डिटर्मिनेंट निकालोगे ना तो फिर आपको कम्प्लीटली बी डिटर्मिनेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो ए डिटर्मिनेंट निकला हुआ है उसमें से जस्ट 3 मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर, आप आ गई हो। तो उसके डिटर्मिनेंट में सिंपली 3 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको 2x2 मैट्रिक्स से समझाता हूँ। इधर देखो, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट है 1 3 4 और 5। देखो ए का जो डिटर्मिनेंट है अगर मैं वो निकालूंगा तो वो है 5 -12 जो कि आता है क्या माइनस क्या आएगा -7। हाँ जी। अब देखो आप क्या करो, इस रो 2 की ये हमारे पास रो 1 है,
ये आपके पास है रो 2। अब आप मल्टीप्लाई करो 2R2 के साथ, मीन्स रो 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, तो आपका जो मैट्रिक्स ए है फिर वो बन जाएगा 1 3। जब 2 मल्टीप्लाई करूँगा रो 2 के साथ तो 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10। 10। हाँ जी, अब तो बजाय इसके कि मैं ए डिटरमिनेंट की प्रॉपर कैलकुलेशन करूँ, बस आपको वो ज़रूरत नहीं है, सिंपली इस -7 के साथ क्या करो, 2 मल्टीप्लाई 2 करो। मल्टीप्लाई करो, तो आपका ए डिटरमिनेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड -14 आना चाहिए। ठीक है, आप कैलकुलेशन के थ्रू भी करो, 110 टाइम्स 10 और 38 टाइम्स 24, तो -14 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट 3 क्रॉस 3 के लिए भी ट्रू होता है, 4 क्रॉस 4 के लिए भी और n क्रॉस n के लिए भी। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहती है कि अगर किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट को, किसी मैट्रिक्स के किसी रो के एलिमेंट को या किसी भी कॉलम्स के एलिमेंट को अगर आप सम ऑफ 2 एलिमेंट्स में अगर लिख सकते हो, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है फिर वो ये वाला कॉलम और इसके साथ सारा मैट्रिक्स प्लस ये वाला कॉलम प्लस इसके साथ ये सारा मैट्रिक्स, ये इनके सम के इक्वल होगा। देखो एग्जांपल से समझो, देखो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए है सपोज, और वो इक्वल है 3 1 0 2 0 2 5 2 और 1। अब देखो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 और 1 और 0 एज इट इज़। इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 3 - 1, इस 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 3 और ये 0 2 2 और 1 एज इट इज़। तो अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूंगा उसका जवाब, या अगर मैं इस मैट्रिक्स का अगर जवाब ऐसे निकालूं, ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इस 1 1 0 3 0 2 2 2 1, इसको लिखूं पहले 1 1 0 3 0 2 और 2 2 1 प्लस 2 1 0 1 0 2 3 2 1 2 1 0 -1 0 2 3 2 1। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालूंगा और इनको सम करूंगा, इससे जो आंसर आएगा, और अगर मैं इसको स्प्लिट ना करूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इससे अगर जवाब निकालूं, तो इन दोनों का जो आंसर है वो सेम आएगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। समझ आ गई इस प्रॉपर्टी की कि प्रॉपर्टी क्या कहती है? यस चलिए देखो यहाँ पर एग्जांपल्स गिवन है हर एक प्रॉपर्टी के, जिस प्रॉपर्टी की समझ ना आए तो उसकी एग्जांपल देख लिया करें। ठीक है, तो उससे आप लोगों को इजीली समझ आ जाया करेगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 6 कहती है अगर किसी भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर पूरा रो 0 हो या पूरा का पूरा एक कॉलम 0 हो, तो आप उसके डिटरमिनेंट के बारे में ये कह सकते हो कि इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो ये एग्जाम्पल गिवन है, ये मैट्रिक्स ए गिवन है, इसका रो 2 जो है वो कम्प्लीटली क्या है, 0 है। तो विदाउट इवेल्युएशन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हो कि ए डिटरमिनेंट इक्वल है 0 के। क्लियर है ये प्रॉपर्टी? अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है? प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, सपोज आप किसी रो के साथ एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो और फिर आप इसको किसी और रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो उसका डिटरमिनेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका डिटरमिनेंट एज इट इज सेम ही आएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब अगर मैं रो 2 के साथ k एक एलिमेंट मल्टीप्लाई करूँ, k मेरे पास एक नंबर है सपोज, अब अगर वो मैं रो 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा जो मैट्रिक्स A है वो बन जाएगा A11। अच्छा,
सिर्फ ये नहीं कि मैं के मल्टीप्लाई करूँ रो 2 के साथ, बल्कि मैं उसको ऐड भी करूँगा किसी और रो के साथ। तो अगर मैं R1 में ऐड कर दूँ के टाइम्स R2, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले इनके साथ के मल्टीप्लाई करो रफ वर्क में, तो ये बन जाएगा के A21, के A22 और के A23, ठीक है। अब इसको ऐड करना है मैंने किसके साथ, R1 के साथ। तो जब R1 के साथ ऐड करूँगा तो ये बन जाएगा A11 प्लस के A21, A12 प्लस के A22, और आखिरी जो एलिमेंट आएगा वो होगा A23 प्लस के, नहीं, A13 प्लस के A23। अब इसको इधर लिखो, A11 प्लस के A21, A12 प्लस के A22, A13 प्लस के A23। बाकी सारा का सारा मैट्रिक्स अनचेंज आएगा, ठीक है। A21, A31, A22, A32 और ये A23 और ये A33। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो, इन दोनों का आंसर सेम आएगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। प्रॉपर्टी की समझ आई कि मैंने क्या, इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने क्या कह दिया है? Yes, sir. हाँ जी, मुझे समझाओ, मैंने क्या जो मैंने लिख दिया है उसके बारे में मुझे समझाओ। नो सर, ये ऊपर से नहीं है ये। अच्छा देखो, प्रॉपर्टी ये कहती है कि सपोज आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वो कहते हैं किसी भी एक रो के साथ आप एक नंबर मल्टीप्लाई करो और फिर उसी को ऐड कर दो किसी और रो में, ठीक है, जो कि मैंने इधर कर दिया। देखो, मैंने रो 2 के साथ के को मल्टीप्लाई कर दिया है और फिर मैंने उसी रो 2 को ऐड कर दिया है R1 में, जिससे ये मैट्रिक्स बन गया। प्रॉपर्टी ये कहती है कि इन चेंजेस के बाद इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो और ओरिजिनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम रहेगा। अब प्रॉपर्टी की समझ आई कि नहीं? Yes, यस sir. सर। देखो एग्जाम्पल से अब समझो। देखो, ये एग्जाम्पल है आप लोगों के पास कि मैट्रिक्स ए इक्वल है 3 2 0 1 4 -1 3 -1 और 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालो। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे वो इक्वल आएगा 11 के, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करो, वो कहते हैं कि इस R1 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ और फिर इसको ऐड कर दो R3 के साथ। मीन्स 2 टाइम्स R1 कर दो और फिर इसको ऐड कर दो किसमें, R3 में, ठीक है। तो इससे जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो ये वाला बनेगा। कैसे? देखो, R1 के एलिमेंट क्या है, सबसे पहले वो लिखे, वो है 3 2 और 0। उसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो वो आएगा 6 4 और 0। ये मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है R1 के साथ। अब ऐड किस में करना है, R3 में। R3 के एलिमेंट क्या क्या है, R3 के एलिमेंट ये है 3 -1 और 2, 3 -1 और 2, इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 + 6, ठीक है। ये बन जाएगा -1 + 4 और ये बन जाएगा 2 + 0। इसके साथ ये ऐड कर दिया, इसके साथ ये ऐड कर दिया, इसके साथ ये ऐड कर दिया। 3 + 6 से 9 बन जाएगा, इससे बन जाएगा 3 और इससे बन जाएगा 2। तो आखिरी थर्ड रो में जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, 9 3 और 2। तो बाकी ये मैट्रिक्स सेम रहेगा, 3 2 0 1 4 -1 सेम रहेगा। सिर्फ ये लास्ट जो रो है 3 -1 और 2, इसकी जगह आ जाएगा 9 3 और 2। ये मैंने क्या कर दिया है, R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसको ऐड कर दिया है R3 में। ज़रूरी नहीं है कि आप R1 और R3 यूज़ करो, आप किसी और रो को भी चुन सकते हो, किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो तो वो भी 11 आएगा। इसका जवाब भी 11 और विदाउट चेंजेस जो मैट्रिक्स थी उसका जवाब भी 11। तो ये प्रॉपर्टी समझ आई कि नहीं एग्जाम्पल की? Yes, sir. ये भी आ गई। चलिए, देखो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप लोगों ने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस प्रॉपर्टी
इन सब प्रॉपर्टीज़ की समझ आना बहुत ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स को उसको कहते हैं जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल हो। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, या वो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। देखो इसको समझो, पहले समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जब आपके पास रोज और कॉलम सेम हो, ठीक है। सपोज ये आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें ये 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें रोज इक्वल है कॉलम के, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, उसकी शेप देखो, अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर देखो, ये जो एलिमेंट होता है ना, ये क्रॉस पे जो एलिमेंट्स होते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? डायगोनल। डायगोनल। इसके बिलो जब एलिमेंट्स जीरो हो जाए, इसके बिलो जब एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम कहते हैं अपर ट्रायंगुलर। और जब इस लाइन के अबव एलिमेंट जीरो हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? लोअर। उसको हम कहते हैं लोअर। और जब अपर, ऊपर और नीचे दोनों जीरो हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायगोनल। ट्रायंगल। डायगोनल है। जी बिल्कुल, उसको फिर हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर भी कहते हैं और डायगोनल भी कहते हैं, ठीक है। समझ आती है बात की? यस सर। डायगोनल। अगर इन तीनों मैट्रिक्स की सिचुएशन हो, या तो वो अपर ट्रायंगुलर हो, या वो लोअर ट्रायंगुलर हो, या वो बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर हो, जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, तो उस केस में इसकी जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल होती है इसकी जो मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, A11 मल्टीप्लाई A22 मल्टीप्लाई A, थ्री। थ्री बिल्कुल, थ्री। A11 A22 A33। तो चलो अब मैं एक एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूँ, मुझे इसका डिटरमिनेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बताना। अगर मैं मैट्रिक्स ए लिखूँ 100 0 0, और इधर मैं लिखूँ 1 100 और 0, और इधर मैं लिखूँ 2 2 एंड चलो लेट से मैं लिखूँ 1, तो ए का डिटरमिनेंट अब किसके इक्वल आएगा? हाँ जी जैनब बताओ, 100 अब ये इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा? सर वो तो डायगोनल का प्रोडक्ट लेना है ना, तो ये तो नीचे भी वो नहीं है, जीरो नहीं है किधर जीरो नहीं है? नीचे। अच्छा, डायगोनल एलिमेंट इसमें कौन कौन से है बताओ? 100 101। हाँ जी, तो डायगोनल के अबव सारे जीरो है कि नहीं? अबव जीरो है लेकिन नीचे जीरो नहीं है। तो नीचे जीरो होने का तो मैंने कहा ही नहीं है, मैंने कहा हाँ हाँ, तीनों बिल्कुल ठीक है, ये होगा तीनों में से। वन। अच्छा पहले सुनो, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तीनों में से अगर कोई एक केस आ जाए तो बस वो अप्लाई हो सकता, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर हो, चाहे वो दोनों हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो मेन डायगोनल के ऊपर क्या बन रहा है? 0 0 0। लोअर ट्रायंगुलर। हाँ, तो ये क्या है? ये लोअर ट्रायंगुलर है, तो लोअर ट्रायंगुलर तो डिटरमिनेंट किसकी इक्वल होगा? 10,000। 100 इंटू 100 इंटू 1, और इससे आएगा क्या? 1 1 10,000। 2 3 एंड 4, ठीक है। अच्छा मुझे इसका जवाब दो, मैं एक और ट्रायंगल लिखने जा रहा हूँ। चलो अब आयशा जवाब देगी। ये है 1 0 0 2 3 1। चलो इसको ज़ीरो कर दो, 0 0 5, और इसको भी ज़ीरो कर दो, और चलो इसको कहते हैं 3।
तो आयशा बताओ अब ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा? सर पहले तो इसको सॉल्व करेंगे ना। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? सर इसका डिटरमिनेंट 9 आएगा। हाँ 9 तो आएगा, लेकिन आयशा को जवाब देने दो। आयशा क्यों, कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताओ? सर पहले इसके कॉलम्स बनाएंगे, फिर हम कॉलम्स को सॉल्व करेंगे तो इसका डिटरमिनेंट 9 आ जाएगा। अच्छा, तो मैंने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ाई है उसको यूज़ नहीं करनी है आपने। देखो मैंने क्या कहा था कि जब मेन डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट अगर ज़ीरो बन जाए, ठीक है, बाकी जी सर। मैट्रिक्स जो भी हो, तो उसका ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल आएगा? डायरेक्ट जो कि इसके डायगोनल के एलिमेंट होते हैं ये, ठीक है। तो अगर आप इधर देखो तो देखो ये आपके मेन डायगोनल एलिमेंट है 1 3 और 3, ये क्या है? इसके मेन डायगोनल एलिमेंट है। इसके नीचे एलिमेंट कौन कौन से मौजूद है? 0 0। 0 और 0। तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आपका डिटरमिनेंट बनता है 1 3 और 3। तो 3 3 टाइम्स 9, तो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 9। समझ आ गई आयशा? यस सर। देखो पेपर में यही होगा कि वो आपको कहेंगे कि क्वेश्चन किसी तरीके से सॉल्व करो, और आप किसी तरीके से सॉल्व करोगे, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे 0। और आपका जहन, आप सोचोगे कि यार पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, फिर क्या करोगे आप लोग? तो प्लीज़ कंसंट्रेट करें, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को वैल्यूएशन, अब आप लोग क्या करोगे? डिटरमिनेंट निकालोगे, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, ठीक है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग प्रॉपरली देख लो सारे। इस प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे भी आपको मसला है और इसकी समझ ना आए तो प्लीज़ मुझसे पूछ लो, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को ओके अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लो, ठीक है। सर, अगर इन सारों की समझ आ गई आज। अच्छा, तो इनको मेमोराइज कर लो, बार बार देखो, बार बार देखो, क्योंकि जब इसकी एप्लीकेशन आती है, जब टाइम ऑफ अप्लाइंग आती है इसकी, तो फिर आप लोगों को वो चीज़ें प्रॉपर मेमोराइज नहीं होती, ठीक है। एक चीज़ की समझ आना और इसको अपने मेमोरी में मेमोराइज करना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले वो समझते हैं फिर मेमोराइज करते हैं। जो समझ लेते हैं और मेमोराइज नहीं करते वो कभी भी टॉपर्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो चलें, ये काफ़ी है आज के लिए। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफ़िज़।